Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। This is for standard 7, chapter number 2 history, that is the regional kingdoms 1। भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पांड्यास के बारे में पढ़ा होगा हम लोगों ने, चोलास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। कैसे कैसे छोटे छोटे इलाकों में जो किंगडम्स थे और डेवलपमेंट कैसे हुई उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये डेज 18 है। अब तक यदि आपने डे 1 to 17 वीडियो को नहीं देखा है तो यू कैन गो टू अवर प्लेलिस्ट, देयर ऑल द वीडियो हैव ऑलरेडी अपलोडेड। वहां सारी वीडियो अपलोड्स हैं और एक एक करके आप देखिए। उसके बाद यदि आप इसको देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। हिस्ट्री अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है बेटा। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखिएगा तो शायद अच्छे से समझ में आएगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। सर, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस ओवर हियर अबाउट द agrarian expansion in the तमिल रीजन। मतलब से क्या हुआ? माय गॉड सर, यदि हम लोग बात करें तो एग्रेरियन एक्सपेंशन इन द तमिल रीजन की, तो साउथ इंडिया में किस तरह से बढ़े, ट्रेडिंग बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ा या एग्रीकल्चर के प्रति लोगों की भावनाएं कैसे बढ़ी, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ कि नए नए डेवलपमेंट्स हुए। और न्यू डेवलपमेंट्स बेटा, एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। एग्रीकल्चर हम लोग 19th सेंचुरी तक आ गए हैं। एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना और मोर एरिया केम अंडर द कल्टीवेशन। बहुत सारा एरिया, ज्यादा से ज्यादा एरिया जो था वो धीरे धीरे कल्टीवेशन में आने लगा। मतलब उसका प्रयोग धीरे धीरे खेती के रूप में लोग करने लगे। जैसे उसका 2 रीजन था, तो हमने दोनों रीजन को लिखा है। रीजन नंबर 1 ओवर हियर एंड रीजन नंबर 2। ओके, तो रीजन नंबर 1 क्या था? लॉट ऑफ ड्राई बैरन, जहां पर घास चलते थे। खेत सब बहुत सारा वैसे खाली ही थी, जंगल वगैरह सब खाली हुआ, जो बहुत सारा अनाज उगा सकता था, फर्टिलिटी पावर अच्छी थी। तो लैंड सब जैसे धीरे धीरे खाली होता चला गया, लोग एग्रीकल्चर के प्रति आकर्षित होते चले गए। मतलब बाद में कल्टीवेशन ही मुख्य लोगों का पेशा हो गया। द मेन ऑक्यूपेशन बिकेम ड्यूरिंग द चोलास पीरियड। क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में राजेंद्र चोला और राजा राज चोलास के बारे में, आई थिंक हम लोगों ने चर्चा किया है। तो a lot of dry was the first condition regions, barren and forest. This is forest. Forest land was made fit for cultivation. बहुत अच्छे से वहां कल्टीवेट किया जा सकता था। और दूसरा रीजन था इरिगेशन फैसिलिटी वेयर एक्सटेंडेड। मतलब जो खेत को पटाना है, सिंचाई करना है, उसमें पानी डालना है, कनाल का व्यवस्था करना है, फ्लड से बचाना है, तो ये सब सारी व्यवस्था ज्यादा विस्तृत वृहद होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो इरिगेशन की सुविधा जैसे अच्छी मिलती चली गई और लैंड भी मिलता चला गया, तो खेती के लिए ये 2-3 चीजें तो चाहिए थी। तो ये प्राइमरी चीजें लोगों को मिलती चली गई, इसीलिए कल्टीवेशन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होते चला गया। कंटिन्यूसली डे बाय डे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होते चला गया बेटा। टेम्पल्स जो होता था उस वक्त, राजा राज चोलास के वक्त जो टेम्पल्स होता था वो इन सारे कल्टीवेशन पर नजर रखते थे। आई मीन टू से कि सुपरवाइज करते थे। सुपरवाइज करने का मतलब क्या है? उसको कैसे इरिगेट करना है, राजा का काम होता था। बिकॉज ऑल द टेम्पल्स वेयर वर्किंग रनिंग अंडर द किंगडम के अंदर चलती थी। तो किंगडम का काम होता था कि फ्लड से बचाने का कैसे उपाय, पुल का कैसे निर्माण किया जाएगा, कनाल कैसे बनाया जाएगा, फिर लोगों के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये सब व्यवस्था करता था। और उसके बदले में एवज में वो टैक्स वसूलता था, जो टैक्स के रूप में ही अरबों करोड़ों रुपया, मतलब आई मीन टू से कि टुडेज एरा में, लेकिन उस वक्त लाखों करोड़ों रुपया ऐसे ही कलेक्ट होता था। मतलब बहुत सारे धन एकत्रित हो जाते थे टैक्स को वसूल करके। मंदिरों के पास बहुत संपत्तियां होती थी। तब ना मोहम्मद गोरी आए तो सबसे पहले मंदिरों पर आक्रमण किया, मंदिरों को अपना लिया, क्योंकि वहां संपत्तियां ज्यादा थी।
द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज आल्सो एक्सपेंडेड, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था वो पॉपुलेशन के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना चाहिए तो खाना कहाँ से आएगा, जब तक कल्टीवेशन नहीं होगा खाना, प्रोडक्शन होगा तभी तो खाना मिलेगा, प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो यह भी एक मुख्य कारण रहा, जिसके कारण एग्रीकल्चर दिन प्रतिदिन क्या होता है, इट वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन टू एक्सपेंड ओवर द एरिया, धीरे धीरे बहुत विस्तार होता चला गया और वो हमेशा चाहता था कि सेम एक्सटेंस में ही बेटर प्रोडक्टिविटी हो। जब तक ना बाद में जाकर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन जो पंजाब हरियाणा से हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन का आरंभ होता है, तो पहले जितने एरिया में जितने अनाज उगते थे आज उसका 3 गुना 4 गुना उगाया जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डेवलपमेंट का है, कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक असर है। तो वो लोग भी हमेशा चाहते थे कि बेटर प्रोडक्टिविटी हो सेम एरिया में। अब उसका किंग जो था, हमने पहले कह दिया कि सारी फैसिलिटी किंग उसे देती थी। और इसके साथ साथ एक दूसरा डेवलपमेंट भी होता है, जिस डेवलपमेंट में अगर बात करें तो जो एग्रेरियन था, तो उसमें अगर डेवलपमेंट की चर्चा करें बेटा तो ट्रेडिंग भी एक महत्वपूर्ण हो गई। तमिल में तो साउथ इंडिया में अगर बात करें तो ट्रेडिंग एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था, क्योंकि उस वक्त फिशिंग वगैरह भी होती थी। तो फिशिंग तो हालांकि आज भी होती है, लेकिन उस वक्त फिशिंग की एक कंडीशन थी, मतलब बहुत ज्यादा होती थी, लोग अपने जीवन यापन के लिए फिशिंग करते थे। तो ट्रेडिंग जो था दिन प्रतिदिन पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो था, फार फरलंग मतलब दूर दराज के लोग भी एक जगह से दूसरे कनेक्ट होकर के धन कमाते थे, ट्रेडिंग करते थे, अनाजों का व्यापार करते थे। तो ये सब कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होता चला गया। तो हम लोग आज पढ़े बेटा एग्रेरियन एक्सपेंशन इन द व्हाट तमिल रीजन, मतलब साउथ इंडिया के बारे में। कल हम आप लोग से फिर मिलेंगे, 2 क्लास और शायद इस चैप्टर में होगी, तो एक अगले क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।